अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से और आज जिन खबरों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहली खबर है कि तहरीक तालिबान की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश जो उन्होंने की थी वो वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है और इसके बाद इलेक्शन का जायजा 2013 का कुछ दिलचस्प निकात इसके हवाले से, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर अपने ओहदे संभालने का आगाज कर चुकी है और मुजफ्फरगढ़ में 8 बदनसीबों की हलाकत के पीछे क्या था, डॉक्टर्स की नाअहली या बदकिस्मती, इस पर भी बात होगी। शामी साहब, अभी अभी ये खबर आई है कि कल अदम तहरीक तालिबान ने अपनी वो जो पेशकश थी मुज़ाकरात की वो वापस ले ली। ये इसको क्या समझे, एक ब्लो है या एक ये तो रेट्रोग्रेशन है? नहीं, लगता है ऐसा है कि कल जो ड्रोन हमला हुआ है उसमें ये जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसके जो नंबर 2 रहनुमा थे वलीउर रहमान जी, वो निशाना बन गए और उनके साथ अहम लोग और भी मारे गए। तो उसका रद्द-ए-अमल मालूम होता है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ही मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी। उस वक्त ANP की हुकूमत थी सूबे में और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मरकज़ में, और आपको मालूम है कि ANP ने भी उस पर एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक जिरगा किया था जी। और इस मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने की बात की थी, और तकरीबन सारी जमातें ही ये बात कह रही थीं कि अगर संजीदगी से पेशकश की गई है तो उसका संजीदगी से जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब ने तो ख़ास तौर पर संजीदा लफ्ज़ पर जोर दिया था। जी। अब कल हुआ है ड्रोन हमला, और उस ड्रोन हमले का रद्द-ए-अमल मालूम होता है जो ये पेशकश वापस ली गई है। लगता है ये कोई वक्ती रद्द-ए-अमल है। देखना चाहिए कि जब थोड़े जज्बात ठंडे पड़ेंगे तो उस वक्त सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि ये तो दुरुस्त है कि ड्रोन हमले में तहरीक तालिबान का बड़ा नुकसान हुआ है, और ड्रोन ही में इससे पहले बैतुल्लाह महसूद जो हैं उनको हलाक किया जा चुका है, और अब भी सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन जो भी उसके रहनुमा हैं उनको ये देखना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में निगरान हुकूमत है। मरकज़ में वज़ीर आज़म खोसर साहब हैं, और पख्तूनख्वा में तो अभी हुकूमत कायम नहीं हुई, वहाँ भी निगरान हुकूमत है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरकज़ में इक़्तिदार संभालने वाले हैं, और इमरान खान साहब की जमात जो है वो इक़्तिदार संभालने वाली है खैबर पीके में। तो ये जो जमातें हैं इनको इनके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं हो सकती उस ड्रोन हमले की जो कल हुआ है। और फ़र्ज़ कीजिए इनके इक़्तिदार के दौरान भी ऐसी कोई हरकत हो जाए तब भी इन पर ज़िम्मेदारी आयद नहीं हो सकती, क्योंकि मामलात अगर संभालने हैं तो फिर संजीदगी से आगे बढ़ना होगा और नुकसान को, मुस्तक़बिल के नुकसान को रोकना होगा। जी। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो मुफाद है वो भी इस बात में है, और पाकिस्तान में भी जो सियासी जमातें हैं और सियासी अनासर हैं, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, वो तो तवील अरसे से ये बात कह रहे हैं कि हमें इस वार ऑन टेरर जो है इससे बाहर निकलना चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात को सुलझाना चाहिए। लेकिन ये एक तलखी पैदा हुई है। अभी पाकिस्तान में भी यानी सब लोग यकसू नहीं हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से दानिशवर ऐसे मौजूद हैं जो कहते हैं कि अफ़गान तालिबान जो हैं उनसे बात की जाए तो उसके नतीजे में पाकिस्तानी तालिबान से मामला हो सकता है। ये इंडिपेंडेंटली हमें इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि यहाँ तो तरह तरह के ग्रुप्स हैं, और 10-12 ग्रुप्स ऐसे हैं जो बरसरे पैकार हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से, और तरह तरह की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। ये दुरुस्त है कि जो इस वक्त शमाली वज़ीरिस्तान में मरकज़ है हकीमुल्लाह महसूद की जमात का, और वो सबसे बड़ी जमात भी है, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स मौजूद हैं जो तरह तरह की हरकतें करते हैं। उनके अंदर कोई डिसिप्लिन भी नहीं है, आपस में राब्ता भी नहीं है। तो कई हल्के कहते हैं कि हम किस किस से और कैसे कैसे बात करेंगे। लेकिन शाम साहब, जो वलीउर रहमान का नुकसान है, वलीउर रहमान की जो डेथ है, क्या इसने तहरीक तालिबान को इस काबिल छोड़ा है? बहुत बड़ा ब्लो है उनके लिए, इस काबिल छोड़ा कि वो वाकई मीनिंगफुल मुज़ाकरात आगे ले जा सके या उनसे इनकार कर सकें? देखिए, इससे पहले तो आपको मालूम है बैतुल्लाह महसूद भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं।
इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को संभाला था। अब हकीमुल्लाह महसूद जो है उनकी क़यादत में लोग काम कर रहे हैं, तो एक अगरचे ज़ौफ़ तो उनको पहुंचा है, लेकिन बहरहाल उनका वजूद तो अपनी जगह है। और देखना यह है कि अब ये मुज़ाकरात का कैसे आगाज़ हो। हमें तो हमारे यहाँ तो यही गौर हो रहा है कि इनका फ्रेमवर्क क्या होगा, इनमें फ़रीक़ैन जो हैं उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, उनके अहदाफ क्या होंगे, फिर इसका मैकेनिज़्म क्या होगा। अभी तो मौलाना समीउल हक साहब जो हैं वो टेलीविज़न स्टेशन से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि टेलीविज़न के अंदर छाए हुए थे कि मैं मुज़ाकरात के लिए कोई किरदार अदा कर सकता हूँ। अगरचे इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि मुस्लिम लीग नून ने या इमरान खान साहब ने उनसे कोई बाकायदा राब्ता कायम किया है, कुछ बेकायदा किस्म की बातें हुई हैं। तो अभी तो पाकिस्तान में ये बुनियादी चीज़ें ही ज़ेर गौर हैं, और वहाँ जनाब तहरीक तालिबान जो है उसने गुस्से में ये ऐलान कर दिया। मेरा ख्याल उसको भी कुछ अपने मामलात पे गौर करना पड़ेगा, और पाकिस्तान में भी कुछ संजीदगी से सूरत हाल का जायज़ा लेना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि कौन शख्स है या अशख़ास हैं या ऐसे उलमा हैं जिनको एतमाद हासिल हो फ़रीक़ैन का, जो आगे बढ़ सकें, पेशकदमी कर सकें, किस तरह कौन सा अदारा क्या रोल अदा करेगा। क्योंकि बातचीत तो होनी चाहिए बामकसद और बामानी, जिसके नतीजे में ये खलफशार ख़त्म हो। और देखिए पाकिस्तान की कोई नई बात भी नहीं है। आप देखें पाकिस्तान में मुसल्लह ग्रुप जो हैं उनसे बहुत बार हमारा पाला पड़ चुका है। बलूचिस्तान में भी कई बार शोरिश हो चुकी है। आपको तो याद है कि भुट्टो साहब के दौर में जो कुछ हुआ, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आए, उन लोगों को पहाड़ों से उतारा गया, उनको आम माफ़ी दी गई, उनको कंपनसेशन दी गई जो उनके नुकसानात की। तो ये भी हो चुका। तो उसके बाद जो एमक्यूएम के, जी जी हाँ जी शामी साहब, ऐसा नहीं लगता कि जैसे तहरीक इंसाफ और PMLN अब उसी जगह खड़ी हैं इस मुज़ाकरात की पेशकश को वापस लेने के बाद जहां ANP और PPP खड़े हुए थे? देखिए उन्होंने तो जज्बाती एक बात कह दी है, हमें तो जज्बाती होकर बात नहीं करनी चाहिए ना। ये ना तो एक दिन में आप किला फतह कर सकते हैं और ना एक दिन में आप पीछे हट सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा यानी सोच समझ के उठाए जाने वाले इक़दामात हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान के हम लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे कई हिस्सों में शोरश बर्पा हुई है कई बार, लेकिन हमने मज़ाकरात के ज़रिए, अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए, माफ़ करने के ज़रिए उन पर ज़ख्मों पर मरहम रखा है और चीज़ों को भुलाया है, बहुत सी चीज़ों को। जैसे मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कंपनसेशन दी गई बाकायदा बलूचिस्तान के शोरश पसंदों को, और उसके बाद MQM जो है उसके साथ जो मामला रहा उसमें MQM के लोगों को भी उनके नुकसानात का मुआवजा दिया गया या अजाला किया गया था, आपको याद हो अगर। जी जी तो ये नवाज शरीफ साहब के दौर में। इसी तरीके से खुद खैबर PK में भी शोरश रही है, और कई लोग ऐसे जो काबुल में बैठे हुए थे, यहाँ मुख्तलिफ तरह तरह की हरकतें करते थे, उनको भी इजाज़त दी गई कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शरीक हो जाएं। तो तालिबान के साथ अगर हमारा ये रवैया है कि हम कह रहे हैं कि आप मेन स्ट्रीम में आ जाएं, आप हथियार रख दें और पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस में शरीक होकर किस्मत आजमाई कर लें, तो ये नई बात नहीं है। हमने पहले भी ऐसा किया, दुनिया में भी ऐसे तजर्बे हो चुके हैं। बहरहाल हमें बड़ा गौर करना चाहिए उनके इस ऐलान पर, इसका अच्छी तरह जायजा लेना चाहिए, और इस पर कोई मुश्तिल होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उनके इस बयान पर, इसको नैले पर कुछ दला लगाने की ज़रूरत है। शामी साहब, अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। पहले हम बात कर रहे थे ताज़ा तरीन सूरत हाल जो कल अदम तहरीक तालिबान की मुज़ाकरात की पेशकश वापस लेने से पैदा हुई। अब हम चलेंगे इलेक्शन के एक जायजे की तरफ 2013 के। शामी साहब, 2013 के इलेक्शन के जायजे के हवाले से कुछ आपने आज चीज़ें वहाँ पर अटेंड की हैं, उनके बारे में। देखिए, एक तो जो पिलडेट है उसने एक असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो जारी की है। उसके जो माहिरीन हैं उन्होंने जिस तरह से असेस किया है, अच्छा, तो वो जो असेसमेंट है उसमें उसका मवाजना किया गया है मौजूदा इंतखाबात का 2002 और 2008 के इंतखाबात से।
जी। तो वो तो रिपोर्ट तो खासी मुफस्सल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं कि 37% यानी उसकी रेटिंग थी, 37% नंबर दिए गए थे 2002 के इलेक्शन को, ठीक है। और 40% दिए गए थे 2008 के इलेक्शंस को। ठीक है। अब 56%, बल्कि 56.76% नंबर दिए गए हैं 2013 के इलेक्शंस को। तो पिलडेट के ये माहिरीन कहते हैं कि ये इलेक्शन जो हैं गुज़श्ता दोनों इलेक्शंस के मुकाबले में ज़्यादा मुनसफाना, ज़्यादा आज़ादाना और ज़्यादा बेहतर थे। ठीक। अगरचे के कुछ बाकायदियाँ हुई हैं, पोलिंग डे पर जो शिकायत पैदा हुई हैं, इलेक्शन कमीशन भी कोई आइडियल रोल अदा नहीं कर सका, लेकिन सारी शिकायतों के, सारी बेकायदगियों के, सारी बेज़ाब्तियों के बावजूद ये इलेक्शन जो है गुज़श्ता दो इंतखाबात के मुकाबले में बहुत बेहतर रहा है और इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, और ये काबिल कबूल इलेक्शन है, और इससे जमहूरियत जो है उसने उसका सफ़र आगे बढ़ा है। ये तो पिलडेट की असेसमेंट रिपोर्ट है। ठीक है। डॉक्टर इजाज़ शफी गिलानी साहब जो गैलप ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं, और जिन्होंने 1977 के बाद 1970 और 77 में तो वो जाहिर है कि तालीम हासिल कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हर इलेक्शन का जायज़ा लिया है, हर इलेक्शन से पहले पोल्स कंडक्ट किए हैं, एग्जिट पोल जो है वो कंडक्ट किए हैं। अच्छा। और अपनी रिपोर्टें मुरतब की हैं जी। और अगर आप उनकी साबका रिपोर्टें देखें और उनके नताइज देखें और फिर उनकी असेसमेंट देखें तो मालूम होगा कि उनकी आवाज़ जो है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो एक मोतबर आवाज़ है इस हवाले से। और 2013 के इलेक्शन के हवाले से भी उनका अंदाज़ा ये था, और पिलडेट के साथ मिलकर उन्होंने एक सर्वे किया था और वो जारी भी किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग नून आगे नज़र आ रही थी, और उनका कहना यह था कि मुस्लिम लीग नून बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल करेगी, और पीटीआई जो है वो एक अमर्ज कर रही है नई कुव्वत के तौर पर, और पीपल्स पार्टी को सेटबैक होगा। ये उनका पहले का तज्जिया है। बल्कि वो डॉक्टर साहब तो 97 के जो इलेक्शन थे जिसमें 2/3 अक्सरियत हासिल की थी मुस्लिम लीग नून ने, उससे मवाजना करते थे मौजूदा इलेक्शन का जो होने वाले थे कि मुस्लिम लीग नून इस तरीके से इमर्ज कर सकती है दोबारा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को एक तो मुस्लिम लीग काफ का वोट मिल चुका है और बहुत से फैक्टर्स और भी हैं, वो एक नई ताकत के साथ आई। लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि अब ये 2013 का जो इलेक्शन है उससे मालूम होता है कि मुल्क में जो एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो जो कन्फ्रंट्रेशन 1970 के इंतखाबात के नतीजे में शुरू हुई थी वो यकसर ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। और इस सफ़र का आगाज़ हुआ था 1997 से, और अब ये अपने एक नुक्ताए यानी इख्तिताम को पहुंच गया इस लिहाज से। यानी उसकी दलील वो ये देते हैं कि जो उन्होंने एग्जिट पोल किए हैं और 70 अजला में ये पोल जो है कंडक्ट किए गए, यानी जो लोग इलेक्शन में वोट डालकर बाहर आते हैं उस वक्त उनसे बात की जाती है, उस वक्त उनसे उनकी राय मालूम की जाती है, उसकी बुनियाद पर ये रिज़ल्ट मुरतब होते हैं। कमोबेश 5000 अफराद से उन्होंने ये सर्वे किया और सवालात किए, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने नताइज मुरतब किए हैं। दुनिया में यही दस्तूर है। एक 5000 का सैंपल तो बहुत बड़ा सैंपल है। बिल्कुल। आमतौर पर 1200 अफराद का सैंपल लेकर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये सेंटीमेंट क्या है और क्या नतीजा है, उसकी वजूहात क्या है। जैसे आप देग होती है ना जी, देग में से एक चावल 2 चावल निकाल के चखते हैं और या उसको देखते हैं और कहते हैं पूरे चावल गल गए हैं या मीठे हो गए हैं या नमकीन हो गए हैं। तो इसी तरीके की अपनी साइंस है, उससे हम ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जब पीटीआई के जो वोटर्स थे उनसे पूछा गया कि उनकी सेकंड ऑप्शन क्या है, जी जी, और मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स हैं जो वोट डाल के निकले मुस्लिम लीग नून को, उनसे पूछा गया कि आपकी सेकंड ऑप्शन क्या है, तो 73% लोगों ने, औसतन 73% लोगों ने कहा
कि उनकी सेकंड ऑप्शन मुस्लिम लीग नून वालों की पीटीआई थी और पीटीआई वालों की मुस्लिम लीग नून थी। दिलचस्प, इंटरेस्टिंग। इसका मत जी। और ये जो अब जो पोलराइजेशन थी उस तरह सोसाइटी में नहीं रही। और डॉक्टर साहब का ख्याल है कि पीटीआई बहुत तवील अरसे तक अब एक बड़ी पार्टी के तौर पर यानी रहेगी मैदान इंतखाब में, और इसका मार्का जो है वो मुस्लिम लीग नून से जारी रहेगा। अच्छा। यानी अब इन दोनों के दरमियान ही वो देख रहे हैं कि जंगें होंगी, जो इंतखाबी जंगें हैं। और डॉक्टर साहब ने ये बात बड़ी दिलचस्प है कि पीटीआई जो है उसका जो वोट बैंक है उसके 70% उसमें से हिस्सा पंजाब का है, और मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है उसमें 90% हिस्सा जो है पंजाब का है। अच्छा। मुस्लिम लीग नून को 10% वोट उनके बाहर से हैं, पंजाब के अलावा दूसरे सूबों के, और पीटीआई को 21% वोट मिला है खैबर पीके से, और 70% मिला है पंजाब से, और इसी तरीके से कुछ वोट उनको मिला है, कोई मेरे ख्याल 7% या 8% सिंध से, और कुछ 2% 3% के करीब मिला है बलूचिस्तान से। तो ये दोनों जमातें जो हैं, अगरचे इनकी ताकत मरकूज हो गई है पंजाब में और खैबर पीके में, लेकिन अपने कैरेक्टर के एतबार से कि नेशनल पार्टीज़ हैं, यानी ऐसी पार्टीज़ हैं जो रीजनल हैं लेकिन आउटलुक इनका नेशनल है, ख्वाब इनके नेशनल है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है उसने भी उसके जो वोट हैं उनका 42% पंजाब से मिला है उसको। अच्छा। लेकिन उसकी सारी जो इलेक्टोरल विक्ट्री है वो सिंध में हुई है। सिंध में मरकूज होने के बावजूद वो एक नेशनल आउटलुक रखने वाली पार्टी है। तो डॉक्टर साहब का कहना यह है कि ये जो इंतखाबी नताइज हैं इन्होंने एक नए पाकिस्तान की खबर दी है, और जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीब और पसमानदा तबकात जो थे, वो किसान थे या मजदूर थे, 1970 में उनको मोटिवेट किया और उनको इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बना दिया, और बाद में नवाज शरीफ साहब ने यानी आईजीआई, पीएनए और फिर नवाज शरीफ साहब की पीएमएलएन, इन्होंने मिडिल क्लास को और ये हमारी बिजनेस क्लास है वो उसको मुतहर्रिक किया और उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया। तो पीटीआई जो है, पीटीआई ने जो ग्रेजुएट और उससे ऊपर की क्लास है उसको मुतहर्रिक किया और इस मुल्क की पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया। पीटीआई अपर क्लास में यानी ग्रेजुएशन से ऊपर की क्लास जो है उसमें वो मुस्लिम लीग नून से आगे है, और नीचे के तबकात में मुस्लिम लीग नून उससे आगे है। तो पीटीआई की जो कंट्रीब्यूशन है ये है कि उसने उस क्लास को जो मुल्क के पॉलिटिकल प्रोसेस का और इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं थी उसको एक्टिवेट किया है, उसको मोबिलाइज किया है, उसको मोटिवेट किया है और इस प्रोसेस में शरीक कर दिया है। तो इस लिहाज से पाकिस्तानी सोसाइटी जो है उसके तमाम तबकात जो हैं वो फाल हैं और मुल्क की सियासत में और मुल्क की इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और मुल्क के अंदर उनकी जो पार्टिसिपेशन है मामलात में ये बढ़ गई है, और 55% लोग जो हैं उन्होंने वोट दिया है इस इलेक्शन में। और गुज़श्ता सारे इंतखाबात जो हैं उनमें उनकी जो एवरेज है वो 41% है। अगर आप गुज़श्ता तमाम इंतखाबात जो 9 हुए हैं पाकिस्तान में उनकी एवरेज निकालें तो 1% लोगों ने वोट का हक इस्तेमाल किया है। साहब, और इस लिहाज से शामिल साहब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। तो शामिल साहब, मुख्तलिफ जमातों के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहते हैं एजाज शफीक गिलानी साहब के, कहाँ जाएंगी, किस तरफ आएंगी? बहरहाल वो कहते हैं कि पीटीआई और मुस्लिम लीग नून जो है ये बड़ी हरीफ रहेंगी। अच्छा। पंजाब का मैदान जंग है उसमें। ठीक। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे अर्ज करूं कि एजाज शफीक गिलानी साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान के गुज़श्ता 10 इंतखाबात जो हुए हैं 1970 से लेके आज तक, उनमें सबसे बेहतर
इलेक्शन जो था, सबसे अच्छा इलेक्शन जो था वो 2013 का था। अच्छा। और उसकी दिलचस्प वजह उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा कि इसमें भी बेकायदगी हो सकती है, ठीक है, हुई है, कानून शिकनी हुई है, लेकिन दस्तूर शिकनी नहीं हुई। अच्छा। उन्होंने कहा इलेक्शन का मतलब यह है कि लोगों को अपने हुक्मरान चुनने का हक हासिल हो और वो अपनी आज़ादाना मर्जी से अपने हुक्मरानों को चुन सकें। अगर इसका आप जायज़ा लें तो गुज़श्ता 9 इंतखाबात जो हैं उनमें से किसी के बारे में भी आप ये नहीं कह सकते कि उनका मकसद ये था। ठीक। और नादीदा क़ुव्वतें जो थीं वो उसमें अपनी एक शराकतदारी की बात कर रही थीं, एक लोगों को इख्तियार मुतलक हासिल नहीं था। तो इस इलेक्शन में दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन हुए हैं, गोया लोगों ने दस्तूर के मुताबिक अपने हुक्मरान चुने हैं, और इस लिहाज से ये इलेक्शन जो है इसकी कोई नज़ीर नहीं है और किसी दूसरे इलेक्शन से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। बहुत खूब। उनका कहना यह था कि बहैसियत मजमूई जो है, एक अगर आप देखेंगे तो इस इलेक्शन को काबिल इत्मीनान पाएंगे, और शिकायत के बावजूद इससे जो पाकिस्तानी कौम का सफ़र है वो आगे की तरफ बढ़ा है। पाकिस्तानी कौम ने अपने आप को असर्ट किया है जी। और पाकिस्तान में जो एक रीजनल पॉलिटिक्स है या ऐसी रीजनल पॉलिटिक्स जो तसादुम की तरफ लेके जाती है वो भी इसने ख़त्म कर दी है। अब रीजन्स में तो पार्टियां इमर्ज हुई हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ ताउन कर रही हैं। अब देखिए पंजाब से उभरने वाली मुस्लिम लीग नून, बलूचिस्तान में भी उसकी सपोर्ट हो रही है और बलूचिस्तान की हुकूमत साजी में वो एक रोल अदा कर रही है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर रहने वाले इमरान खान वो खैबर पीके के अंदर एक लीडर बनकर उभरे हैं। तो अगर आप ये देखिए कि जो जमातें उभरी हैं वो रीजनल होने के बावजूद इंतखाबी नताइज के हवाले से रीजनल नहीं हैं। ठीक है। और वो एक चीज़ों को बेहतर किया है उन्होंने। एक माहौल जो है पाकिस्तान का और पाकिस्तानी सोसाइटी की, ये एक रियासत, हमारी रियासती ढांचा जो है वो कमज़ोर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी कौम एक ताकतवर कौम है और पाकिस्तानी सोसाइटी एक ताकतवर सोसाइटी है और उसने अपनी ताकत का इजहार कर दिया है इन इंतखाबात में। शामिल साहब, लेकिन जो पीटीआई के एतराज़ात हैं उन्हें हम किस खाते में रखेंगे इस तनाजुर में कि पिलडाइट भी कह रहे हैं ओके है? वो तो यही है जो पिटीशन जो है, जो पिटीशंस हो रही हैं जहां इरेगुलरिटीज हुई हैं, पोलिंग डे के ऊपर जो कुछ हुआ है, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर उंगली उठाई जा सकती है, उंगली रखी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने 8 हलकों से तो वो थंब इम्प्रेशन ऑडिट कराने का हुक्म भी दे दिया है। तो अब ये इन सारी चीज़ों से निपटना होगा और निपटने में जहाँ गलतियाँ हुई हैं उनकी इस्लाह भी होगी और आइंदा इंतखाबात जो हैं उनको ट्रांसपेरेंट और बड़ा यानी मुनसफाना बनाने के एतबार से कि कोई बेकायदगी जो है वहाँ सरदत ना हो सके और कम से कम हो, अगर बेकायदगी हो तो वो आप ये सारी चीज़ें काम आएंगी। वो आप मुस्तकबिल को संवारना है इनके ज़रिए से, उसको बिगाड़ना नहीं है। शामिल साहब, अगली खबर है तहरीक इंसाफ का बाकायदा इम्तहान केपीके में शुरू हो गया। उनके स्पीकर भी आ गए, डिप्टी स्पीकर भी आ गए और वजीर आला भी आने वाले हैं। स्पीकर तो उनके क्या है? असद कैसर। क्या नाम है उनका? असद कैसर साहब। वो तो देखिए पीटीआई के लीडर थे वहाँ खैबर पीके में, प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, बिल्कुल, और बिल्कुल नए हैं पॉलिटिक्स में, नौजवान हैं। तो तवक्को तो ये की जा रही थी कि वही वजीर आला होंगे, कि नौजवान खून जो है पूरी शिद्दत के साथ जो है इक़्तिदार के ऐवान में पहुंचेगा। लेकिन फिर पीटीआई के रहनुमा जो है उन्होंने फैसला किया कि भाई तजर्बा जो है उसको भी फिलफौर तलाक नहीं दे देनी चाहिए। तो जो हमारे परवेज़ खटक साहब हैं उन तक बात पहुंच गई, कुर्रा फाल उनके नाम निकला। अगरचे कि ये शिकायत हुई हैं पैदा कि जो औरतों की जो नशिस्तें तकसीम की गई हैं खैबर पीके में, ये शिकायत मिली है कि उसमें परवेज़ खटक साहब की जो फैमिली है उसको भी 2-3 नशिस्तें मिली हैं। अब ये जो चीज़ें हैं कम अज़ कम पीटीआई से इसकी तवक्को नहीं की जानी चाहिए। और ये जो इनकलाब है ना, ये जो तब्दीली है, अब जो नारा तब्दीली का लगाया है तो उसे फिर अमल का जामे भी पहनाना चाहिए। बिल्कुल। तो शामिल साहब, हम
क्या समझे कि एहतसाब का सिलसिला जो है कब तक शुरू हो जाएगा पीटीआई का? यानी जो पहले चैलेंजेस हैं, जो इनके नारे हैं तब्दीली के, अब वो जो एहतसाब वो का तो सारे नारे जो भाई एहतसाब का सिलसिला क्या है, पहले तो अभी तो काम का सिलसिला शुरू होगा। उन्हें काम करना है, पहले अमन की तलाश करनी है। नवाज शरीफ साहब को भी वही चैलेंज दरपेश है जो उनको चैलेंज दरपेश है। नवाज शरीफ साहब के चैलेंज बड़े हैं क्योंकि बिजली जो है एक फेडरल सब्जेक्ट है और दहशत गर्दी जो है वो भी एक फेडरल सब्जेक्ट समझिए उसको भी, अगरचे खैबर पीके का भी अपना एक रोल है और किरदार है मामलात को आगे चलाने में और बढ़ाने में। लेकिन बहरहाल इस मामले तो फेडरल गवर्नमेंट और खैबर पीके की गवर्नमेंट और बल्कि दूसरी गवर्नमेंटों को भी एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तब मामलात को संभाला जा सकेगा। ठीक, शाम साहब, आज एक बड़ी अंदोनाक खबर जो मुजफ्फरगढ़ में, जो हम बात करते हैं कि मुजफ्फरगढ़ में 8 अफराद एक ही घर से ताल्लुक, एक ही खानदान के लोग जो हैं वो जहरीला खाना खाने से हलाक हो गए। और बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की नाअहली और वही बेपरवाही जो जिसका वो रवैया, जिस रवैये का इजहार वो कभी कभार कर देते हैं। देखें, ये तो बेचारे आटा, जहरीला आटा खाने से, जो आटे में वो गोलियां रख देते हैं ना बाज़ औक़ात, वो उसको ताकि सुसरी ना लगे, वो भी पिस गई गोलियां जो हैं आटे के साथ ही जी। ये गलती हो गई है, वो आटा खाया, तकलीफ हुई। अब अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनका आलम यह है कि अव्वलन तो डॉक्टर मौजूद नहीं होता, डॉक्टर मौजूद होता है तो बेचारा बाज़ औक़ात मेरी तरह का होता है, उसको समझ नहीं आती कि इलाज कैसे करना है। वो तो डॉक्टर तो खुद मरीज नजर आते हैं मुझे बहुत सारे मुकामात पर। अब ये देखिए, ये बज़ाहिर तो एक घराने का अलमिया है और कितने लोग एक ही घराने के जहाँ बहक हो गए, कितना यानी अंदोनाक वाक़या है। लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे पूरे मुआशरे का ये अलमिया है। जहाँ जहाँ भी इस तरह हमने कोई सिस्टम नहीं छोड़ा, कोई मामलात सिस्टमेटिकली दुरुस्त नहीं किए, बस एक लाउबालीपन सा है हमारा, हमारे लीडरों पर भी, हमारे हुक्मरानों पर भी, खुद हम पर भी। बस एक गुस्सा आया, वक्ती इश्ताल में तोड़ फोड़ कर दी, हंगामा कर दिया और फिर मामलात वहीं के वहीं। अब अस्पतालों की जो हालत है, जो डॉक्टरों की हालत है, पता नहीं वो डॉक्टर कहाँ का पड़ा हुआ है, क्या उसकी सूरत थी, जाग रहा था कि सो रहा था, और चेक भी करता तो क्या करता, मेरा ख्याल तो वहाँ कोई लेबॉर्ट्री नहीं होगी। तो ये कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई इनकी तवज्जो नहीं है। ये सारे मामलात आप देखें, सड़कों पर क्या हो रहा है, खून बह रहा है दिन रात। बिल्कुल, अभी बच्चे कभी मारे गए हैं, 16 बच्चे, आपको मालूम है गुजरात में क्या हुआ। उससे पहले हर रोज आप दर्जनों अफराद जो हैं वो सड़कों पर हलाक हो जाते हैं, किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगती। कोई ये चेक करे कि ये बसें क्यों आ रही हैं, तो इनको चलाने वाला कौन है, इनको चेक करने वाला कौन है, ये ड्राइवर कौन है, ये लाइसेंस इनके पास आया कि नहीं है। आप देखिए, कंपनी है डाइवो और वो भी इन्हीं सड़कों पर गाड़ियां चलाती है, उसके देखिए कितने एक्सीडेंट होते हैं। एक आध एक्सीडेंट को हुआ होगा कोई 10-20 साल में जी। और ये हर रोज जो बसें हैं वो एक्सीडेंट करती हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। इसका मतलब है कि सिस्टम दुरुस्त नहीं है, ना अस्पताल दुरुस्त हैं, ना सड़कें दुरुस्त हैं, ना तालीम गाहें दुरुस्त हैं, ना पुलिस थाने दुरुस्त हैं, ना कचहरियां दुरुस्त हैं। तनहमा दाग दाग शुद्ध बम्बा कुजा कुजा न हम, कहाँ मरहम लगाएंगे। मैं तो समझने से कासिर हूँ, बहुत काम करने वाला है। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी और दूसरे वज़ीर आला को भी चाहिए कि कमर कस के लगे, किसी सिस्टम के तहत काम करें और ये लग के चीज़ों को दुरुस्त करें। सिर्फ मीडिया जो है उसको मद्देनजर रखकर इक़दाम न करें। ठीक, शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद हम अपने नाजरीन के सवाल जो SMS, फेसबुक और ईमेल्स के जरिए और फ़ोन कॉल्स के जरिए हमें मौसूल होंगे, उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और शामी साहब की तरफ से जवाबात का। शामी साहब, ये सुहेल अजमत साहब हैं, इन्होंने पूछा है, शामी साहब ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन में ख़वातीन की नुमाइंदगी क्यों नहीं है? देखिए, इलेक्शन कमीशन में नुमाइंदगी है पूरी कौम की जी। आप कोई हमारे यहाँ हर इलाके में, आप कल कहेंगे फौज में औरतों की नुमाइंदगी क्यों नहीं है, परसों कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में औरतों की नुमाइंदगी क्यों नहीं है। भाई, जिन अरकान पर इत्तफाक हुआ हिज़्ब इक़्तिदार का,
और हिज़्ब इख्तलाफ का, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन बना दिया। अगर वो चाहते तो एक रुकन जो है वो ख्वातीन का से भी मुकर्रर कर लेते। ठीक, अगर आइंदा के लिए इस तरफ तवज्जो दे दी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर औरतों की नुमाइंदगी नहीं है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई गैर सिका हो गया। ठीक है। शामी साहब, हबीबुल्ला साहब है फोन लाइन पे हमारे साथ, डीजी खान से। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, हबीबुल्ला साहब। वकरम साहब, मेरी तरफ से आप दोनों को नियाज। और मेरी गुजारिश ये है कि हमारे को सलमान का जो एरिया है, जहाँ पे बरसाती नाले जो निकलते हैं, इनमें काबुल का पानी भी आता है, तो उन बरसाती नालों को अगर स्टोर किया जाए बिलखसूस तहसील तोहफा शरीफ में, तो हमारा बहुत सारा पानी सेव हो सकता है और उससे हमारी बारानी जमीन आबाद हो सकती है। वो सारा दरिया सिंध में जाता है जी। और आप जानते हैं कि सावन में तो बिलखसूस ये सैलाबी सूरत अख्तियार कर लेता है। हमारे पास संकट की बिल्कुल रोक ठीक कोई बात है, है। आपकी तजवीज़ अच्छी है। अब हुकूमत पंजाब को इसका नोटिस लेना चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए, और जो कह रहे हैं उस पानी को महफूज करने की सूरत करनी चाहिए। बहुत सा पानी जो है हम ज़ाया कर देते हैं और सैलाब में बह जाता है, समंदर में चला जाता है। अगर उस पानी को महफूज कर लिया जाए तो बंजर ज़मीनें आबाद हो सकती हैं। जी शाम साहब, अहमद रजा चौहान साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। चौहान तहरीक इंसाफ बरतानिया से। हाँ जी फरमाएं। हाँ जी, बेसिकली सर आरिफवाला से मेरा ताल्लुक है और एक छोटा सा इशू है। PP 230 से चौधरी नईम इब्राहिम साहब PTI के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और ही गॉट 51,000 वोट्स। अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। 51,000 वोट। जी 51,000 वोट लेके हार चुके। और उनके जो मद्दे मुकाबल थे डॉक्टर जावेद, उन्होंने जो इंतकामी कार्रवाई करते हुए एक तो उन पे दहशतगर्दी का पर्चा डाल दिया, प्लस 40-45 वहां के जो सपोर्टर थे PTI के, उनको घरों से उठा के उनको हैरेस किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन, क्या किसी को ये हक, डेमोक्रेटिक हक नहीं है कि जिन्होंने PMLN को वोट नहीं दिया और उनको इस तरीके से हैरास किया जा रहा है। वहां के आरिफवाला के शहरी को सारे आम कत्ल कर दिया गया और उनको जो मर्डर था जिसने कत्ल किया वो गलियों में फिर रहा है, खुदा बख्श बलोच। कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इनके जो चौधरी नईम के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा करा दिया गया और लोगों को घरों से उठा उठा के तंग किया जा रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप देखें जी, नहीं ठीक, आप ये देखें, अभी तो PMLN की हुकूमत नहीं है सूबे में और नजम सेठी साहब निगरान वजीर आला हैं। इस तरह की सूरत हाल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाए तब भी किसी को हक नहीं है इस तरह टेरराइज करने का, इंतकामी कार्रवाइयाँ करने का। और नजम सेठी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो इस वाक़े का नोटिस लें और फौरी तौर पर कार्रवाई करें और जो इंसाफ जो है उसके तकाजे पूरे करें। जी शाम साहब, नासिर साहब है लाहौर से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जी शामी साहब, आप माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम जी, इलेक्शन साइंस के बड़े एक्सपर्ट है। मैं ये 2013 के जो N125 लाहौर के इलेक्शन के एक दिलचस्प फिगर आपको बता रहा हूँ, जरा नजर के इस पे जरा तबसरा करिए। जमीयत उलमा पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे यहाँ पे, मुफ्ती मोहम्मद तसद्दुक, वो उम्मीदवार थे नूरानी साहब के, MNA के उम्मीदवार के वोट है 433 ओनली। और इसी हल्के के नीचे फाल कर रहा है एक हल्का PP 156, यहाँ पे शबीर फरीदी साहब है, उनके वोट है 8,500। यानी के MNA के उम्मीदवार से सूबाई असेंबली के उम्मीदवार के वोट 8,100 हैं। और इसी हल्के के नीचे दूसरा सूबाई हल्का फाल कर रहा है और उसके सूबाई असेंबली के उम्मीदवार के वोट है सिर्फ 74। मुझे ये कोई मंतक बता दें, ये कहाँ का असूल है? नहीं देखे ना सर, एक मिनट शामी साहब, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, बात का मजा आ जाएगा आपको। कि इसी हल्के से MPA का उम्मीदवार 8,500 वोट ले रहा है, जबकि MNA का इसका अपना इसी नूरानी ग्रुप का बंदा ले रहा है सिर्फ 400 वोट। ये कहाँ का असूल है कि नूरानी ग्रुप की मोहम्मद अजहर साहब, जनाब देखिए बात यह है, इस हल्के का तो ऑडिट हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, तो अच्छी बात है। अगर शिकायतें हैं पता लग जाएगा। लेकिन एक बात मैं ये अर्ज़ करूँ, किसी हल्के में ये हो सकता है कि कौमी असम्बली का जो रुकन है या उसका उम्मीदवार जो है उसके वोट ज़्यादा हों और सूबाई असम्बली के कम हों, या उसके वोट कम हों और नीचे ज़्यादा हों। हर उम्मीदवार जो है उसका ज़ाती असर व रसूख भी तो एक अहमियत रखता है ना। लेकिन बहरहाल
इसकी तहकीकात होनी चाहिए और हो रही है ऑलरेडी। मेरा ख्याल मालूम हो जाएगा कि कितना अंगूठा फेरा है इसमें। जी, मोहम्मद अजहर साहब है रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरे पास कुछ तजावीज़ हैं जी, मेरे पास कुछ तजावीज़ हैं लोड शेडिंग को कम करने के सिलसिले में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के सिलसिले में। लेकिन जो मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ खादिम आला जनाब शहबाज शरीफ की खिदमत में, लेकिन मेरी उन तक एक्सेस नहीं है। अगर आपके थ्रू तो आप फरमाएं ना, आप हमें तजवीज़, आप क्या तजवीज़ है आपकी? जी कुछ तजावीज़ हैं जो मकसद मैनेजमेंट के सिलसिले में है, पावर जनरेशन। आप ऐसा करें, हमें लिख के भेज दें, हमें लिख के भेज दें, जो तजावीज़ आपकी होंगी हम नशर कर देंगे, उन तक भी पहुंच जाएंगी। इरफान साहब हैं जी मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, क्या हाल है? शामी साहब, मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट थी कि M148 से बोल रहा हूँ। तो शाह महमूद कुरैशी और मूसा गिलानी को मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब ने हराया और बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी है और बहुत बड़े थम गिराए हैं। आपने मीडिया पे कभी उस शरीफ आदमी का नाम नहीं लिया, क्या वो गरीब कैंडिडेट था इसलिए? जी माशाल्लाह, ये तो मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है कि उनको जनाब उनका इमेज बनाए, उसके बारे में मालूमात फराम करे। हम तो हल्का दर हल्का नाम नहीं लेते, जहाँ किसी शिकायत वाक़ होती है उस शिकायत का जिक्र हो जाता है जी। आप तो ये आप हमने को हल्कों का जायजा थोड़ी ले रहे हैं भाई अपने प्रोग्राम में जो उनका नाम नहीं आया जी। शामी साहब ये हैं जी अब्दुल कादिर साहब हैं कोयटा से। ये पूछ रहे हैं शामी साहब, आपको बलूचिस्तान के वजीर आला का कुछ मालूम पड़ा कि कौन बनेगा? अभी तो कोई कुछ मालूम नहीं पड़ा। अच्छा। अब जब आपको मालूम हो जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। चलिए शामी साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और बल्कि इस हफ्ते का ये आखिरी प्रोग्राम था। आइंदा आपसे पीर के रोज़ मुलाकात होगी। हमें तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।